नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान के भाषा और साहित्य टॉपिक स्टार्ट किया था और राजस्थान के साहित्य में अपन ने साहित्य को चार कालक्रम के अनुसार बांटा था। प्राचीन काल, इसके अलावा अपन ने भक्ति काल और रीति काल और आधुनिक काल में बांट करके देखा था। इसके अलावा अपन ने चारण साहित्य, इसके अलावा भक्ति संत साहित्य और लोक साहित्य, इन सब पर डिटेल में चर्चा कर ली थी। आज अपन राजस्थान के साहित्य की प्रमुख रचनाओं पर डिटेल में चर्चा करेंगे। रचनाओं के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है अपन को पेपर में भी, और उन एक एक रचना को लेकर के डिटेल में फैक्ट के अनुसार चर्चा करते हैं कि सबसे पहले है अपने भरतेश्वर बाहुबली घोर। भरतेश्वर बाहुबली घोर रचना किसकी है पूछे आपको, तो बृजसेन सूरि की है। किसकी है, तो बृजसेन सूरि के द्वारा कब रचित की गई थी, तो 1168 ईस्वी में। कब रचित की गई थी, 1168 ईस्वी में। इसकी खास विशेषता क्या है, इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं कि ये राजस्थानी साहित्य की सबसे प्राचीन रचना है। तो राजस्थानी साहित्य की सबसे प्राचीन रचना पूछे तो अपने हो जाएगी भरतेश्वर बाहुबली घोर, जबकि भरतेश्वर बाहुबली रास है। इसके पीछे रास है और इसके पीछे घोर है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये है रास लिखी गई थी शालिभद्र सूरि के द्वारा, तो भरतेश्वर, ये दोनों कंफ्यूजन में नहीं हो इसीलिए दोनों साथ में दे दिए मैंने कि भरतेश्वर बाहुबली रास है जो शालिभद्र सूरि के द्वारा रचित की गई थी 1184 ईस्वी में। और संवत के हिसाब से देखे तो अपने संवत जिस पर संवत लिखा हुआ है वो सबसे पहली रचना अपने भरतेश्वर बाहुबली रास है, जिसकी रचना शालिभद्र सूरि के द्वारा की जाती है। वही भरतेश्वर बाहुबली घोर जो कि राजस्थानी साहित्य की प्रथम प्राचीन रचना है, तो इसकी रचना की जाती है बृजसेन सूरि की। ठीक है, सबसे प्राचीन रचना भरतेश्वर बाहुबली घोर। और उसके अलावा कनक उपन्यास। कनक उपन्यास पूछे किसके द्वारा रचित किया गया, तो शिवचंद्र भरतिया के द्वारा 1903 ईस्वी में। शिवचंद्र भरतिया जिन्हें राजस्थान के भारतेंदु के नाम से जाना जाता है, तो राजस्थान के भारतेंदु नाम से प्रसिद्ध शिवचंद्र भरतिया जो कि कई विधाओं में निपुण थे। न केवल इन्होंने रचनाएं कविताएं लिखी, इसके अलावा कहानियां भी लिखी, उपन्यास भी लिखे, इन्होंने समस्त विधाओं में काम किया है। कौन कौन, तो शिवचरण भरतिया। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, तो राजस्थान के भारतेंदु के नाम से जाना जाता है शिवचंद्र भरतिया को। ठीक है, तो कनक उपन्यास ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि ये राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है। तो राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास पूछ ले तो शिवचंद्र भरतिया का है कनक उपन्यास। ठीक है, इसके अलावा आपको पूछ ले कि राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास तो है कनक उपन्यास, दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है अपने चाचा उपन्यास। यहीं पे लिख दिया है चाचा उपन्यास, जो कि राजस्थानी भाषा का दूसरा उपन्यास है। ये किसके द्वारा रचित है, तो अपने श्री नारायण अग्रवाल द्वारा रचित है चाचा उपन्यास, जो कि राजस्थानी भाषा का दूसरा उपन्यास है। ठीक है, उसके बाद में केसर विलास। केसर विलास क्या है पूछे आपको, तो ये एक नाटक है। ये किसके द्वारा रचित किया गया था, तो ये भी अपने शिवचंद्र भरतिया के द्वारा। मैंने आपको भी कहा था कि ये कई विधाओं में निपुण थे। इन्होंने कहानियां भी लिखी है, नाटक भी लिखे हैं, इसके अलावा इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। तो ये देखिए नाटक है जो राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक केसर विलास है। इनकी रचना कौन करता है, शिवचंद्र भरतिया। ठीक है, जिन्हें राजस्थान के भारतेंदु के नाम से जानते हैं, शिवचंद्र भरतिया राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक केसर विलास की रचना करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपने विश्रांत प्रवास। विश्रांत प्रवास क्या है पूछ ले आपको, तो राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी पूछ ले आपको, तो विश्रांत प्रवास है, जो किसके द्वारा रचित है पूछे आपको, तो शिवचंद्र भरतिया के द्वारा। तो शिवचंद्र भरतिया जिन्होंने प्रथम कहानी राजस्थानी भाषा की जो कि विश्रांत प्रवास है, राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक जो कि केसर विलास है, और राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास जो कि कनक उपन्यास है। कंफ्यूज नहीं होना है तीनों में, ये तीनों ही अपने शिवचंद्र भरतिया के द्वारा रचित है। ठीक है, उसके बाद में अपने आभा पटकी। आभा पटकी क्या है पूछे आपका, तो आभा पटकी है जो 1956 में नथमल जोशी जी के द्वारा रचित प्रथम उपन्यास है। स्वतंत्रता के बाद का प्रथम उपन्यास। जबकि प्रथम उपन्यास तो पूछ ले राजस्थानी भाषा का, तो कनक उपन्यास हो जाएगा, जिसकी रचना किसने की थी, शिवचरण भरतिया के द्वारा। वहीं आपको पूछ ले कि स्वतंत्रता के बाद राजस्थानी भाषा में रचित प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो अपने आभा पटकी जो कि नथमल जोशी जी के द्वारा 1956 ईस्वी में लिखा गया था।
उसके बाद में अपने बादली, बादली किसके है तो चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा, चंद्र सिंह बिरकाली जी के द्वारा बादली है जो लिखा जाता है, जो कि अपने राजस्थानी साहित्य की प्रथम काव्यकृति मानी जाती है। आधुनिक राजस्थानी साहित्य की प्रथम काव्यकृति के रूप में बादली, जो कि किसके द्वारा रचित है पूछे आपको तो चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा। ठीक है, आधुनिक राजस्थानी भाषा की प्रथम काव्यकृति। उसके बाद में अचलदास खिचड़ी वचनिका, अचलदास खिचड़ी वचनिका किसने लिखी थी पूछे आपको, इंपोर्टेंट ग्रंथ है, याद रखिएगा, शिवदास गार्डन का है अचलदास खिचड़ी वचनिका। और ये वचनिका शैली की सबसे प्रसिद्ध शैली है और सबसे प्रसिद्ध क्या वचनिका है पूछे आपको, वचनिका शैली की सबसे सशक्त रचना के रूप में जानी जाती है अचलदास खिचड़ी वचनिका। इसमें क्या है पूछे आपको तो अपने गागरोन क्या इतिहास है इसमें, तो गागरोन किले में जो प्रथम शाखा हुआ था इसका वर्णन भी अपन को किसमें देखने को मिलता है, अचलदास की खिचड़ी वचनिका में। ये चंपू काव्य शैली में लिखा गया है, यानी कि गद्य और पद्य का मिश्रण है। कौन सी, अचलदास खिचड़ी वचनिका। वचनिका के बारे में कल अपन ने चर्चा की थी कि वचनिका का मतलब वचन होता है, जिसमें इसमें क्या उल्लेख किया गया है पूछे आपको तो गागरोन के प्रथम शाखे का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसके बाद में पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा पूछे आपको तो पृथ्वीराज रासो लिखा गया था चंद्रबरदई के द्वारा। चंद्रबरदई कौन था पूछे आपको तो पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे चंद्रबरदई, जिन्होंने लिखा था पृथ्वीराज रासो, जो कि पिंगल शैली में लिखा गया था। और चंद्रबरदई जिनका मूल नाम पूछे, एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो चंद्रबरदई का मूल नाम था पृथ्वी भट्ट, याद रखिएगा, पृथ्वी भट्ट भी दिया जा सकता है कि चंद्रबरदई पृथ्वीराज रासो है जो किसके द्वारा रचित है। ऑप्शन में आपको पृथ्वी भट्ट दे दे, चंद्रबरदई ना दे करके पृथ्वी भट्ट दे दे, तो आपको याद रखना है चंद्रबरदई का नाम ही पृथ्वी भट्ट था। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदई द्वारा रचित है, पिंगल शैली में रचित है। अब इसमें क्या क्या है पूछे आपको तो पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड सिद्धांत है। अग्निकुंड सिद्धांत क्या है तो गुरु वशिष्ठ के द्वारा अपने अग्निकुंड सिद्धांत के द्वारा 4 राजवंशों की उत्पत्ति बताई गई है। कौन कौन से राजवंश है तो चौहान, चालुक्य, प्रतिहार और परमार। ठीक है, इसके अलावा पूछ ले आपको कि इसमें क्या है तो पृथ्वीराज और संयोगिता का प्रेम प्रसंग भी अपन को पृथ्वीराज रासो में देखने को मिलता है। संयोगिता जो कि अपने स्वयंवर में द्वारपाल पर खड़े मूर्ति, जो कि द्वारपाल पर उनका अपमान करने के लिए पृथ्वीराज की मूर्ति रखी गई थी बाहर द्वारपाल के रूप में, वहां पे जाकर के संयोगिता है जो स्वयंवर में के दौरान मूर्ति को माला पहना देती है और फिर पृथ्वीराज आते हैं और उनको लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो इनकी ये कहानी है जो पृथ्वीराज संयोगिता प्रेम प्रसंग की, किसमें, पृथ्वीराज रासो में। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान के सैनिक अभियानों का भी वर्णन किया गया है, किसमें तो पृथ्वीराज रासो में, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट ग्रंथ है। उसके बाद में पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखा गया पूछे आपको तो पृथ्वीराज विजय है जो जयानक भट्ट के द्वारा लिखा गया। जयानक भट्ट कौन है पूछे आपको तो ये भी अपने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे। कौन, जयानक भट्ट, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। इसकी भाषा भी संस्कृत है। पृथ्वीराज विजय है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसमें क्या है पूछे आपको तो इसमें अजमेर का वर्णन किया गया है। इसमें अजमेर के राजा अजय राज सोमेश्वर चौहान की जानकारी मिलती है। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि अपने सोमेश्वर चौहान से संबंधित कौन सा ग्रंथ है, सोमेश्वर चौहान की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, तो ऑप्शन में था पृथ्वीराज विजय। इसको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है ये भी। ठीक है, इसमें पृथ्वीराज के सैनिक अभियान भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अपन को विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। इनका उल्लेख अपन को कहाँ पे मिलता है तो पृथ्वीराज विजय में। पृथ्वीराज विजय में जैनक ने जानकारी दी है कि पृथ्वीराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। ठीक है, उसके बाद में है अपने बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो किसने लिखा था पूछे आपको तो नरपति नाले के द्वारा लिखा गया। नरपति नाले कौन था तो ये बिसलदेव चौहान के दरबारी कवि थे। बिसलदेव चौहान के दरबारी कवि कौन थे, नरपति नाला। तो इसमें क्या है पूछे आपको तो बिसलदेव और राजमती के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। तो बिसलदेव और राजमती का प्रेम प्रसंग, राजमती कौन थी पूछे आपको तो धार नरेश राजा भोज की बहन थी। कौन, राजमती। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो बिसलदेव रासो है इसकी मुख्य महिला पात्र कौन है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। याद रखिएगा कि बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन है, तो याद रखिएगा इसमें किसका उल्लेख है, बिसलदेव और राजमती का है। तो मुख्य महिला पात्र कौन होगी, राजमती होगी। तो इसकी मुख्य महिला पात्र है अपने राजमती। ठीक है,
उसके बाद में अपने ललित विग्रह राज की रचना की अपने सोमदेव के द्वारा। पूछे आपको सोमदेव कौन था, तो ये भी अपने बिसलदेव चौहान के दरबारी कवि थे सोमदेव जी। ठीक है, बिसलदेव चौहान के दरबारी कवि सोमदेव जिन्होंने ललित विग्रह राज की रचना की थी। इसमें क्या है पूछे आपको, तो इसमें बिसलदेव और देसल देवी के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। किसका? बिसलदेव और देसल देवी के काल्पनिक प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। जबकि बिसलदेव और राजमती का प्रेम प्रसंग पूछे तो बिसलदेव रासों में और ललित विग्रह राज में बिसलदेव और देसल देवी के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद में ढोला मारू राधुआ किसके द्वारा रचित है पूछे आपको, तो विक्रम संवत 1730 ईस्वी में किसके द्वारा? कवि कल्लोल के द्वारा लिखी गई थी। विक्रम संवत 1530 ईस्वी में कवि कल्लोल के द्वारा लिखी गई थी। इसमें क्या है पूछे आपको, तो इसमें नरवर का था ढोला, नरवर का राजकुमार था ढोला जो कि 3 वर्ष का था। वही अपने पुंगल की राजकुमारी थी मरवणी, पुंगल की राजकुमारी मरवणी जो कि 1.5 साल की थी। तो इसके ढोला और मारू के विवाह का वर्णन किया गया है। किसमें? तो ढोला मारू राधुआ में। इनका विवाह कहाँ पे हुआ पूछे आपको, तो पुष्कर में इनका विवाह होता है। लेकिन इनका तोरण द्वार कहाँ पे बांधा जाता है, तो बाघेला गांव अजमेर में इनका तोरण द्वार बांधा जाता है। और इनके विवाह का वर्णन है किसमें? ढोला मारू राधुआ में। किसने लिखा था? तो कवि कल्लोल के द्वारा विक्रम संवत 1530 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद में पूछे आपको खुमान रासो किसकी रचना है? तो दलपत विजय की। तो दलपत विजय की रचना खुमान रासो, इसमें क्या है पूछे आपको, तो ये पिंगल शैली की रचना है खुमान रासो जो कि दलपत विजय के द्वारा लिखी गई थी। इसमें बप्पा रावल जिन्हें काल भोज भी कहते हैं उनसे लेकर के महाराणा राज सिंह तक के मेवाड़ के शासकों का उल्लेख देखने को मिलता है। कहां से कहां तक के मेवाड़ के शासकों का उल्लेख देखने को मिलता है अपन को, तो बप्पा रावल से लेकर के महाराणा राज सिंह तक के मेवाड़ के शासकों का उल्लेख किसमें देखने को मिलता है पूछे आपको, तो खुमान रासो में, जो कि किसने लिखी थी? तो दलपत विजय के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में बीकानेर राठौड़ और ख्यात जिन्हें दयाल दास ख्यात भी कहवे। दयाल दास की ख्यात जिसकी रचना की थी दयाल दास जी सिंधावत के द्वारा। किसने की थी? तो दयाल दास जी सिंधायच। ये कौन थे पूछे आपको, तो अपने बीकानेर के महाराजा थे रतन सिंह जी जिनके दरबारी थे दयाल दास जी। बीकानेर के शासक रतन सिंह जी के दरबारी थे दयाल दास जी। इसमें क्या है पूछे आपको, तो इसमें बीकानेर और मारवाड़ के राठौड़ों का वर्णन है। तो बीकानेर और मारवाड़ के राठौड़ों का वर्णन है इसमें। इसके अलावा राव बीका से लेकर के महाराजा सरदार सिंह तक, बीकानेर के राजा राव बीका से लेकर के महाराजा सरदार सिंह तक के शासकों का वर्णन भी अपन को देखने को मिलता है। किसमें? तो दयाल दास जी ख्यात में। ठीक है, जिसे बीकानेर राठौड़ और ख्यात भी कहते हैं। इसके अलावा है अपने संगत रासो किसने लिखी थी पूछे आपको, तो गिरधर आशय के द्वारा। संगत रासो गिरधर आशय के द्वारा लिखी गई थी, जो कि 943 छंदों से युक्त एक प्रबंध काव्य है। इसके जो कि डिंगल भाषा का है। एक बार पूछा हुआ है कि संगत रासो है जो किस भाषा में लिखा गया है, तो याद रखिएगा डिंगल भाषा का है संगत रासो। और गिरधर आशय के द्वारा लिखा गया जो कि 943 छंदों का एक प्रबंध काव्य है। इसमें क्या है पूछे आपको, तो महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह जी के वीरता का वर्णन किया गया है इसमें। किसमें? तो संगत रासो में। किसने लिखा था? संगत रासो जो कि किसने लिखा था? गिरधर आशय के द्वारा। ठीक है, क्या है इसमें? तो महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह जी की वीरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अपन ने चर्चा करनी है पृथ्वीराज रासो, जिसमें अग्निकुंड सिद्धांत और संयोगिता और पृथ्वीराज का प्रेम प्रसंग। इसके अलावा जब पृथ्वीराज के द्वारा मोहम्मद गोरी के सामने शब्द भेदी बाण चलाने की बात की जाती है, तब चंद्रबर्दे के द्वारा जो दोहा बोला जाता है उसका भी उल्लेख किया गया है कि 4 बास 24 गज 8 अंगुल प्रमाण ता ऊपर बैठो सुल्तान है मत चूक जे चौहान। इस दोहे के आधार पर ही अपने पृथ्वीराज चौहान ने जो शब्द भेदी बाण चलाते हैं, ऐसी कहानियां इसमें लिखी गई है। कितना सच है ये पता नहीं है। और तो अपन ने चर्चा कर ली आज पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, दयाल दास ख्यात जैसे प्रमुख रचनाओं के बारे में। इससे आगे कानड़दे प्रबंध जो कि कवि पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया था। पद्मनाभ कौन था पूछे आपको, तो अपने सिरोही के शासक अखेराज जी थे।
अखिलराज जी के आश्रित कवि माने जाते हैं पद्मनाभ, जिन्होंने कानड़दे प्रबंध की रचना की थी। और कानड़दे प्रबंध में क्या है पूछे आपको तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी और इसके अलावा पूछ ले आपको कानड़देव और विरमदेव के मध्य जो जालोर में युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया गया। 1311 में कानड़देव, विरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो जालोर युद्ध हुआ था इसका वर्णन किया गया है। इसके अलावा विरमदेव और फिरोजा के प्रेम प्रसंग का भी इसमें उल्लेख है, जो कि आपने अलाउद्दीन की पुत्री थी फिरोजा और इसके लिए ये युद्ध होता है, इसका उल्लेख है अपने कानड़दे प्रबंध में। ठीक है, उसके बाद में अजितोदय। अजितोदय किसकी रचना है पूछे आपको तो अपने है जगजीवन भट्ट की। इसमें क्या है पूछे आपको तो अजितोदय नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें अजीत सिंह जी से रिलेटेड है। तो महाराजा अजीत सिंह और मुगलों के मध्य जो संबंध है वो दर्शाया है किसमें अपने अजितोदय में देखने को मिलते हैं। महाराजा अजीत सिंह की पुत्री थी इंद्र कंवरी। कौन थी? इंद्र कंवरी। इंद्र कंवरी जिनका विवाह होता है फर्रुख शेर के साथ, मुगल शासक फर्रुख शेर के साथ में इंद्र कंवरी का विवाह होता है। ये अपने अंतिम मुगल राजपूत विवाह था। कौन सा विवाह? इंद्र कंवरी और फर्रुख शेर का विवाह। इंद्र कंवरी कौन थी? तो महाराजा अजीत सिंह की पुत्री थी। ठीक है, तो अंतिम मुगल राजपूत विवाह था ये। और ये इसकी खास बात ये है कि ये इंद्र कंवरी है जो फर्रुख शेर की हत्या के बाद में ये वापस मारवाड़ आ जाती है। तो मुगलों के हरम से वापस आने वाली राजपूताना की एकमात्र राजकुमारी थी। कौन? तो अपने इंद्र कंवरी। ठीक है, उसके बाद में अपने विजयपाल रासो जो कि नल सिंह के द्वारा लिखा गया था। नल सिंह कौन था पूछे आपको तो ये करौली शासक। इसमें करौली शासक का दरबारी कविता और इसमें करौली शासक विजयपाल की वीरता का वर्णन किया है किसने? नल सिंह ने। किस ग्रंथ में? तो विजयपाल रासो में। ठीक है, इसके अलावा एकलिंग महामाते किसने लिखा था पूछे आपको तो कान्हा व्यास के द्वारा। माना जाता है कि इसके दो भाग थे। इसका प्रथम भाग है जो कि महाराणा कुंभा ने स्वयं लिखा था ऐसा माना जाता है, और दूसरा भाग है जो कान्हा व्यास के द्वारा लिखा गया था। पहला भाग महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया और दूसरा भाग है जो कान्हा व्यास के द्वारा लिखा गया, ये संस्कृत में लिखा गया था। और इसके अलावा इसमें गुहिल या सिसोदिया वंश की उत्पत्ति कैसे हुई है? उत्पत्ति है जो ब्राह्मण वंश से बताई गई है किसमें? एकलिंग महामाते में। गुहिल या सिसोदिया वंश की उत्पत्ति कहाँ से बताई है? ब्राह्मण वंश से। ठीक है, उसके बाद में शिशुपाल वध जो कि महाकवि माघ की रचना है, जिन्हें अपने राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं। ये संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं महाकवि माघ, जिनका संबंध रहा है अपने भीनमाल जालोर से। ठीक है, शिशुपाल वध जो किसकी रचना है? महाकवि माघ की, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? राजस्थान का वाल्मीकि। और इसके अलावा पद्मावत किसकी रचना है पूछे तो पद्मावत लिखी गई थी अपने सन 1540 ईस्वी में लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी। इसमें क्या है पूछे आपको तो 1303 के अलाउद्दीन खिलजी और राव रतन सिंह के मध्य युद्ध हुआ था, उसका वर्णन किया गया है किसमें? तो मलिक मोहम्मद जायसी में। इसके अलावा पद्मिनी की सुंदरता का भी इसमें उल्लेख किया गया है। तो 1303 के अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण और पद्मिनी की सुंदरता का उल्लेख देखने को मिलता है किसमें? मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत में। इसके अलावा कुवलय माला जो कि उदयतन सूरी के द्वारा लिखी गई, इसकी चर्चा अपन बोलियों के दौरान भी की थी कि इसमें अपने राजस्थानी भाषा का भी उल्लेख है। इसमें कुल 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें अपनी मारवाड़ी भी शामिल है। तो इसमें इसके अलावा इसमें हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है, और हूणों को पराजित किया था राव अल्लट के द्वारा। ठीक है, आलू रावल की उपाधि जिनको दी गई है, तो राजा अल्लट के द्वारा हूणों को पराजित किया गया था। इसके अलावा हूण राजकुमारी हरिया देवी और राजा अल्लट के विवाह का भी वर्णन किया गया है किसमें? तो अपने कुवलय माला में। हूण राजकुमारी हरिया देवी और राजा अल्लट के विवाह का प्रमाण किससे मिलता है अपन को पूछे तो कुवलय माला से मिलता है। इसके अलावा नेह तरंग किसकी रचना है पूछे आपको तो बुद्ध सिंह कौन था? ये बूंदी का शासक था जिसने नेह तरंग की रचना की थी। और इसमें क्या है पूछे आपको तो इसमें कजली तीज के मेले का वर्णन किया गया है। कजली तीज कब मनाई जाती है पूछे तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन अपन कजली तीज मनाते हैं, और कजली तीज अपने बूंदी की प्रसिद्ध है। तो बूंदी का शासक करेगा इसकी रचना, और इसमें कजली तीज के मेले का वर्णन है, और ये ब्रज भाषा में लिखी गई थी नेत्रंग। ठीक है, इसके अलावा नाग समुच्चय लिख दिया मैंने, सॉरी गलत, नागर समुच्चय है। ठीक है, ये नागर समुच्चय अपन ने चर्चा की थी, किशनगढ़ शैली पढ़ी थी तब भी, चित्रकला के दौरान भी चर्चा की थी कि नागर समुच्चय है जो अपन नागरीदास का है जो ग्रंथ है, जो 3 भागों में विभक्त है, 3 भागों का समूह है नागर समुच्चय। कौन कौन से उनका मैंने आपको बोला भी था, कमेंट बॉक्स में आप आंसर देना। और ये नागरीदास का है नागर समुच्चय। ठीक है, इसके अलावा ब्रजनीति ग्रंथावली पूछे आपको किसकी है तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा लिखी गई थी ब्रजनीति ग्रंथावली। ठीक है,
उसके बाद में अकबरनामा, जिन्हें आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। अकबरनामा आईने अकबरी किसके द्वारा लिखित है? तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अबुल फजल कहाँ के रहने वाले थे? तो नागौर के रहने वाले थे और नागौर से संबंध रखते हैं और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं। कौन? अबुल फजल। उसके बाद में राव जैत सिरो छंद। राव जैत सिरो छंद जो कि बीटू सूजा के द्वारा लिखा गया था। बीटू सूजा, जिन्हें राव जैत सिंह के दरबारी कवि कहा जाता है। राव जैत सिंह के दरबारी कवि बीटू सूजा, जो कि बीकानेर से संबंध रखते हैं और इन्होंने ये रावलून करण को कलयुग का कर्ण कहा था। किसने कहा था? तो बीटू सूजा ने रावलून करण को कलयुग का कर्ण कहा है। इसकी जानकारी भी अपन को राव जैत सिरो छंद में मिलती है। इसके बाद में द्रौपदी विनय। द्रौपदी विनय किसने लिखा था पूछे आपको? तो ये रामनाथ कविया के द्वारा लिखी गई नारी चेतना पर आधारित ये रचना है द्रौपदी विनय, जो कि रामनाथ कविया के द्वारा लिखी गई। अर्जुन आली आंख और इसके अलावा धर्मंजला धरकोसा। धर्मंजला धरकोसा और अर्जुन आली आंख ये किसने लिखा था पूछे आपको? तो जहूर का मेहर के द्वारा लिखा गया, जिन्हें अपन राजस्थानी संस्कृति के चित्राम पूछे आपको तो जहूर का मेहर, जिन्होंने अर्जुन आली आंख और धर्मंजला धरकोसा जैसी रचनाएं की है। किसने? तो अपने जहूर का मेहर हो जाएंगे। उसके बाद में अपन महत्वपूर्ण कवियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से वे कवि जिन्होंने महत्वपूर्ण रचनाएं की थी। सबसे पहले अपन पृथ्वीराज राठौड़ पर बात करते हैं। पृथ्वीराज राठौड़, जिन्हें डिंगल का हेरोस कहा जाता है। डिंगल का हेरोस अपने कल चर्चा की थी। एलपी तेसीतोरी ने उनको कहा था डिंगल का हेरोस। इनकी रचनाएं पूछे आपको तो अकबर के ये दरबारी कवि थे। अकबर के दरबारी कवि थे पृथ्वीराज राठौड़ और इन्होंने रचनाएं लिखी थी गंगा लहरी, दसम भागवत रादुहा, कल्लाजी राय मल्होत्री कुंडलिया, वैली किशन रुक्मणी री। और वैली किशन रुक्मणी को दुर्सा आडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। याद रखिएगा कौन सी रचना को कहा है पृथ्वीराज राठौड़ की? तो वेली किशन रुक्मणी को दुर्सा आडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। दशरथ राउल, बसदेव राउल, ये सब अपने पृथ्वीराज राठौड़ की रचनाएं है। ठीक है। उसके बाद में कवि बाकीदास। कवि बाकीदास जो कि बाड़मेर से संबंधित रखते हैं। बाड़मेर से संबंधित है कवि बाकीदास और ये मानसिंह के दरबारी कवि थे। मानसिंह के दरबारी कवि और इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अंग्रेजों को चेतावनी देने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध गीत लिखे थे, जिसमें इन्होंने आयो अंग्रेज मुल्क रमाई। इसके अलावा ग्रंथों में नीति मंजरी, सूर छत्तीसी, कृपण दर्पण, गंगा लहरी, वैस वार्ता, संतोष बावनी, कुकवि बत्तीसी। ठीक है। कुकवि बत्तीसी, विदुर बत्तीसी, धवल पचीसी, बाकीदास ख्यात इत्यादि ये ग्रंथ लिखे थे। बाकीदास की ख्यात में आपको इंपोर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि इसमें जयपुर और जोधपुर की स्थापना की तिथि का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ख्यात में जयपुर और जोधपुर की स्थापना तिथि का उल्लेख किया गया है? तो अपने बाकीदास ख्यात में देखने को मिलता है जयपुर और जोधपुर की स्थापना तिथि की। ठीक है। उसके बाद में मूणोत नैन्सी जो कि अपने जोधपुर से संबंधित थे, जोधपुर से रहने वाले थे। मूणोत नैन्सी ये जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। हालांकि जसवंत सिंह प्रथम भी कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके भी प्रमुख प्रसिद्ध ग्रंथ रहे हैं आनंद विलास, जो कि इन्होंने लिखा है जसवंत सिंह के, जिसकी चर्चा अपन आगे करेंगे भी कि ये पूछा हुआ भी है कि आनंद विलास ग्रंथ किसका है? तो अपने जसवंत सिंह प्रथम का है। ठीक है। और ये जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि कौन थे? मूणोत नैन्सी ख्यात और मारवाड़ परगना विगत, जिन्हें गजेटियर, मारवाड़ का गजेटियर भी कहते हैं अपन किसको? मारवाड़ परगना विगत को। इसमें मारवाड़ की जनसंख्या का उल्लेख किया गया है और मूणोत नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल के नाम से जाना जाता है और इनको राजपुताने का अबुल फजल किसने कहा था पूछे आपको? तो मुंशी देवी प्रसाद ने। ठीक है। तो मुंशी देवी प्रसाद ने मूणोत नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल कहा था। तो ये अपने कर लिए बाकीदास, पृथ्वीराज राठौड़, मूणोत नैन्सी। तो आगे और कई रचनाएं बाकी है अभी, जिनकी चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पे आपको क्लास की टाइम टू टाइम लिंक मिलता रहेगा और पीडीएफ भी टॉपिक एंड होते ही वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। तो फिर मिलते हैं बाकी बची रचनाओं के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।